नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से जिस जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी श्रोता प्रवरों के समक्ष में करने वाला हूं, वह जातक हैं देहरादून से। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सामान्य चर्चा परिचर्चा के साथ साथ ग्रह समुदाय की सामान्य चर्चा परिचर्चा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में करने का प्रयास करूंगा। आज के निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी हमारे द्वारा अथवा हमारी वीडियो के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। दर्शकों, आपको स्क्रीन के माध्यम से जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली का फलादेश करने से पूर्व, विश्लेषण करने से पूर्व लग्न, लग्नेश अथवा राशि स्थिति का विचार करना अत्यंत अनिवार्यदायक होता है। जन्म कुंडली के प्रथम स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है और जन्म कुंडली के प्रथम स्थान के स्वामी को ही लग्नेश कहा जाता है। जन्म कुंडली के लग्न पर 7 नंबर लिखा है, यानी तुला लग्न। तुला लग्न के लग्नेश होते हैं दैत्यराज शुक्र। जन्म कुंडली पर आप सभी लोग दृष्टिपात कर सकते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी होकर के दैत्यराज शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर वृषभ राशि के विराजमान है, जो कि दैत्यराज शुक्र की ही अपनी राशि है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर दैत्यराज शुक्र अपने मित्र ग्रह शनि के साथ में विराजमान है। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी का संबंध यदि जन्म कुंडली के 6-8 बार इन स्थानों के साथ में बन जाता है तो 6-8 बार इन स्थानों से लग्न स्थान के स्वामी का संबंध होने के कारण इस योग को अवयोग कहा गया है। प्राय ऐसे जातक अपने जीवन काल में संघर्ष के साथ साथ अपने जीवन काल में सारे सुख सौख्य संपन्नताओं की प्राप्ति करने वाले होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तुला लगने वाले जातक शांत प्रकृति के होते हैं, सौम्य प्रकृति के होते हैं, चंचल प्रकृति के होते हैं। ऐसे जातक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तुला लग्न वाले जातक अपने जीवन काल में उचित अनुचित कर्तव्य का निर्णय लेने में बड़े ही कुशल होते हैं। आत्मविश्वास प्राय ऐसे लोगों के अंदर श्रेष्ठ देखा गया है। ऐसे जातक संगीत इत्यादि क्षेत्रों में भी, नट नाटक इत्यादि क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ महारत हासिल किए हुए रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मेष राशि की चंद्रमा विराजमान है। मेष राशि वाले जातकों की नेतृत्व क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। कहने का तात्पर्य ऐसे जातक भीड़ का हिस्सा नहीं अपितु अपने पीछे भीड़ को लेकर के चलने वाले होते हैं। दूसरा, मेष राशि वाले जातक प्राय उग्र प्रकृति के भी होते हैं। शांत तो होते हैं, लेकिन अगर ऐसे जातकों को छेड़ा जाए तो प्राय ऐसे जातक उग्रता में भी सबसे आगे रहते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि के विराजमान है। दक्षिण भारत के अनुसार हम बात करें तो जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर भी मंगल को मांगलिक जन्म कुंडली के अंतर्गत ही लिया जाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर मंगल के संबंध होने से ऐसे जातक उग्र तथा क्रोधी प्रकृति के होते हैं। प्राय ऐसे जातक अपने पार्टनर पर एकाधिपत्य एकाधिकार रखने वाले होते हैं। और दूसरा, ऐसे जातकों की वाणी बहुत ही कड़वी होती है, कठोर होती है, जिस कारण से इनके वैवाहिक जीवन पर अथवा गृहस्थ जीवन के साथ साथ रिश्तेदारी इस क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को अपनी कठोर वाणी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के तृतीय स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर धनु राशि के केतु महाराज विराजमान हैं। जन्म कुंडली के धनु राशि को केतु अपनी ही उच्च राशि मानते हैं। ऐसा जातक पराक्रम होता है। कहने का तात्पर्य पराक्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन काल में सारे सुख सौख्य संपन्नताओं को प्राप्त करने की चेष्टा प्राय ऐसे जातक करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मेष राशि के चंद्रमा विराजमान है और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर दैत्यराज शुक्र के साथ साथ शनि महाराज विराजमान है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर शनि कारक होते हैं। जातक की आयु की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जातक को नाना प्रकार के संघर्षों में भी लाने का कार्य शनि महाराज करते हैं और ऐसा जातक नाना प्रकार के रोगों से भी घिरे रहता है। गुप्तांग संबंधित रोगों की संभावना भी जातक की जन्म कुंडली के आधार पर दृष्टिगत होती है। ऐसे जातकों को प्राय अपने चरित्र के मामले में सजग रहना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर शुक्र विराजमान है, साथ ही साथ शुक्र के साथ साथ शनि महाराज विराजमान है और जन्म कुंडली के
द्वितीय स्थान पर विराजमान मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर शुक्र एवं शनि की युति पर पड़ रही है। ऐसा जातक यदि अपने चरित्र का हरण करता है तो निश्चित या मान अपमान की भी प्राप्ति ऐसे जातकों को जीवन काल में देखी गई है। जन्म कुंडली के नवम स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के नवम स्थान पर 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि अधिपति होते हैं बुध ग्रह और जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बुध ग्रह अपनी ही राशि के विराजमान है, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन जन्म कुंडली के नवम स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के नवम स्थान पर सूर्य और राहु भी विराजमान है। जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बृहस्पति और सूर्य भी विराजमान है और साथ ही साथ जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बृहस्पति और राहु भी विराजमान है। जन्म कुंडली के सूर्य और राहु की युति के कारण जन्म कुंडली के नवम भाव पर ग्रहण दोष बन रहा है और साथ ही साथ बृहस्पति राहु की युति के कारण जन्म कुंडली में चांडाल नामक दुर्योग बन रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ राहु की अथवा केतु की, बहुत सारे शास्त्रकारों के आधार पर केतु की युति के कारण भी जन्म कुंडली में चांडाल नामक दुर्योग का निर्माण होता है। गुरु परमार्जित ज्ञान के कारक है और साथ ही साथ राहु एवं केतु की हम चर्चा करें तो राहु एवं केतु अंधकार तमोगुण के कारक हैं। प्रायः परमार्जित ज्ञान के ऊपर, ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर जब अंधकार व्याप्त होने लगता है तो ऐसा व्यक्ति विवेक पथ में भ्रष्ट होकर के साथ ही साथ अज्ञानतावश नाना प्रकार के कर्मों को करने वाला होता है, जिस कारण से जातक के जीवन पर मान अपमान अपयश अकीर्ति की भी संभावना प्रायः जातक के जीवन पर आ जाती है। ऐसे जातकों को प्रायः चरित्र के मामले में, जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र के साथ साथ शनि महाराज भी विराजमान है और साथ ही साथ मंगल की पूर्ण दृष्टि भी शुक्र के साथ पड़ती दिखाई पड़ रही है, इस जातक को प्रायः चरित्र के मामले में सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। लोक मर्यादा के आधार पर बहुत सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से प्रकटन करना संभव नहीं होता, इसलिए हम कम समय में, अल्प समय में जातक की जन्म कुंडली के आधार पर ग्रह समुदाय की सामान्य परिचर्चा के साथ साथ जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जातक को वैवाहिक जीवन पर भी जन्म कुंडली के मिलान के साथ प्रवेश करना चाहिए और विशेष तौर पर अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जन्म कुंडली के नवम स्थान के ग्रह युतियों की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के नवम स्थान पर सूर्य और बृहस्पति के विराजमान होने से शिक्षक नामक एक राजयोग भी बनता है, पारिजातक नामक राजयोग भी बनता है। जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बुध के विराजमान होने से भद्र नामक श्रेष्ठ महाराजयोग भी बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलताओं की प्राप्ति करने वाला होता है, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन सूर्य की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के नवम स्थान पर सूर्य बृहस्पति के साथ में विराजमान तो है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति भी अंश बल से बहुत कमजोर है और सूर्य भी अंश बल से बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। एतावदेव बृहस्पति और राहु की युति में राहु सबसे बलवान ग्रह है। एतावदेव जातक को सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। जन्म कुंडली के इन सामान्य ग्रह युतियों की सामान्य चर्चा परिचर्चा कर लेने के पश्चात आते हैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर। इनके द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है प्रेम विवाह के विषय पर, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा? तो दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम स्थान से प्रेम का विचार, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से धोखाधड़ी का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ एवं पंचम स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि पर शनि महाराज विराजमान है, जो कि न्यायाधीश है। एतावदेव यहाँ पर हम विचार करें तो जन्म कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी का संबंध अष्टम स्थान पर और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। लेकिन जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान होकर के शनि महाराज पर दृष्टिपात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ साथ, तनाव के साथ साथ जातक की जन्म कुंडली के आधार पर प्रेम विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। लेकिन प्रेम विवाह में भी प्रवेश करने से पूर्व, कहने का तात्पर्य दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश करने से पूर्व गृहस्थ जीवन पर प्रवेश करने से पूर्व जातक को जन्म कुंडली का मेलापक एक बार अवश्य रूप से करवा लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या सरकारी क्षेत्र पर सफलता प्राप्त होगी? तो जन्म कुंडली के दसम स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के दसम स्थान पर के राशि अधिपति चंद्रमा होकर के जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मंगल की राशि पर विराजमान है और मंगल अपनी ही राशि द्वितीय स्थान पर वृश्चिक राशि पर विराजमान है। और साथ ही साथ हम सूर्य की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के सूर्य की हम चर्चा कर लेते हैं तो जन्म कुंडली के सूर्य अंश बल से बेहद ही कमजोर है। निश्चितया अगर ऐसा जातक संघर्ष करेगा, परिश्रम करेगा, क्योंकि ग्रह युतियों के कारण तो सामान्य योग यहाँ पर नजर आ रहा है कि निश्चित या सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन जातक पराक्रम करेगा, परिश्रम करेगा, ऐसा जातक अपने जीवन काल में सरकारी क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर ही लेता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान मंगल जातक को तीव्र गति से बोलने वाला वाचक भी बना देते हैं।
तो दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली के आधार पर नवम स्थान के ग्रहों की सामान्य चर्चा परिचर्चा के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की सामान्य चर्चा परिचर्चा, इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सामान्य चर्चा परिचर्चा मेरे द्वारा की गई है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगा, रुचिकर लगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।